नमस्कार साथियों, मेरा नाम विवेक सिंह। आपने देखा ही होगा कि अब ट्रम्प यूएस के राष्ट्रपति बन चुके हैं। इनके राष्ट्रपति बनने के सेरेमनी में बहुत से दिग्गज नेता और बहुत सारे दिग्गज अभिनेता भी आए हुए हैं। ट्रम्प इलेक्शन के समय कई सारे वादे किए थे, जैसे टैरिफ के बारे में उन्होंने बात की थी। एग्जाम्पल में पनामा कैनाल पे भी उनका कुछ अपना विचार था। उसके बाद ब्रिक्स के ऊपर उनका क्या व्यू है, डी डॉलराइजेशन पे उनका क्या व्यू है। उन्होंने पेरिस क्लाइमेट चेंज से भी बाहर निकलने की बात की थी। आज हम इस वीडियो में जो भी ट्रम्प ने अपने चुनावी भाषण में जो भी उन्होंने वादा किया था, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरी बात, ट्रम्प अभी आए ही हैं नए नए, बहुत सारे फाइल पे और बहुत सारे एग्जीक्यूशन ऑर्डर को उन्होंने साइन कर चुका है। फिर हम उनके सेरेमनी को भी देखेंगे कि उनके सेरेमनी में भारत की तरफ से को गया, उनके सेरेमनी में जाने का क्या क्या कारण हो सकता है, भारत का क्या इसमें रोल हो सकता है कि अगर ट्रम्प आए हैं तो भारत के लिए कैसे अच्छा होगा, किस किस सेक्टर में भारत के लिए ट्रम्प अच्छे हैं, किस किस सेक्टर में भारत के लिए ट्रम्प अच्छे नहीं है। हम इन सारे मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ट्रम्प का अभी जो सेरेमनी हुआ है, इसमें आपको जाने के लिए किसी को स्पेशल इनविटेशन नहीं भेजा गया था। इसमें जाने के लिए एक टिकट प्राइस रखा गया था, लगभग $1 मिलियन का एक टिकट प्राइस था। अगर आपके पास भी $1 मिलियन है और उससे आप टिकट खरीदते हैं उस सेरेमनी का, तब भी आप उस सेरेमनी में जा सकते हैं। एक इंडिया की तरफ से सबसे बड़े बिजनेसमैन में जाने वाले थे एक मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी। उन्होंने शायद 2 लोग होंगे तो 2 मिलियन का टिकट उन लोगों ने खरीदा होगा। भारत को ऑफिशियली इनविटेशन भेजा गया था, फिर उसमें मोदी जी नहीं जाकर उसमें स्वयं एस जयशंकर साहब गए थे। क्योंकि आप सोचेंगे कि भाई कि मोदी जी क्यों नहीं गए हैं, क्योंकि मोदी जी और ट्रम्प के बीच में बहुत अच्छा मित्रता है। देखिए, जो बड़े बड़े राष्ट्र के राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं वो किसी सेरेमनी में नहीं जाते हैं। जैसे आप देखिए, चाइना के शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग को भी इस सेरेमनी में डोनाल्ड ट्रम्प इनविटेशन ऑफिशियली दिए थे, लेकिन शी जिनपिंग नहीं गए। उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उनके एक प्राइम मिनिस्टर गए थे। इसलिए जो बड़े बड़े देश के अध्यक्ष होते हैं ना, वो नहीं जाते हैं किसी सेरेमनी में। आपको याद होगा कि ईरान का भी जब नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसमें जो नए राष्ट्रपति बने थे, मोदी जी का जिस पे उस पे ऑफिशियल इनविटेशन था, मोदी जी नहीं गए। उसके बदले में नितिन गडकरी साहब उस समय गए थे। तो इस बार भी एस जयशंकर साहब गए थे, आपने देखा ही होगा। और बिजनेसमैन में एक मुकेश अंबानी टिकट खरीद के गए थे और एस जयशंकर ऑफिशियल इनविटेशन में भी गए थे। आप एक वीडियो देखिए, ट्रम्प के लिए भारत कितना अहमियत रखता है, क्योंकि जो फर्स्ट रो में ही एस जयशंकर को बैठने का मौका मिला और वो फर्स्ट रो में ही उनको बैठाया गया। आप सोचिएगा कि फर्स्ट रो में बैठने से क्या है थी। देखिए, किसी भी राष्ट्र का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पे जाता है तो वो आदमी पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है। उसका बैठना कहाँ पे है, ये सब बहुत जियोपॉलिटिक्स में ये सब बहुत बड़ा मायने रखता है। आइए हम आपको दिखाते हैं ट्रम्प के सेरेमनी और उनके शपथ ग्रहण का कुछ झलक दिखाते हैं। अभी ये देखिए। Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. ट्रम्प ने अपने पहले ही दिन के कार्यकाल में बहुत सारे फाइलों पर साइन किए। हम उनको कुछ महत्वपूर्ण फाइल पे जो साइन किए उस पे हम बात करते हैं, जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मायने भी रखता है और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या इंडिया के लिए अच्छा है खराब है, हम उसके बारे में अब चलिए बात करते हैं एक एक कर। सबसे पहला उन्होंने साइन किया कैपिटल हिल वाला हिंसा के लिए। जो कैपिटल हिल का हिंसा आपको याद होगा, ये 2020 में जब ट्रम्प राष्ट्रपति के चुनाव हार गए थे और बाइडेन जीत गए थे,
तो उस समय ट्रम्प के समर्थन बहुत सारे लोग ने आके राष्ट्रपति जो भवन है व्हाइट हाउस, वहां पे बहुत सारे ट्रम्प के समर्थन लोग थे, वो बहुत सारे दंगा किए थे, जिसमें वहां के कोर्ट ने ट्रम्प के 1600 समर्थनों को जेल कर दिया था। ट्रम्प आते ही जितने भी 1600 को कोर्ट ने आदेश दिया था जेल भेजने का, उस सब को रद्द कर दिया और सबको माफ कर दिया उन्होंने। देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति को इतना पावर है कि वो कोर्ट का भी फैसला को बदल सकता है, वो माफी भी दे सकता है किसी को अगर फांसी भी हो गया तो आपको याद ही होगा कि पिछले कुछ दिन बाइडन ने अपने बेटे के ऊपर जो ड्रग्स के लिए उन पे केस चल रहा था, उसमें भी बाइडन जाते जाते अपने बेटा को माफी दे कर गए, जिससे उनका बेटा बच गए, नहीं तो उनको भी जेल जाना पड़ता है। इसी तरह ट्रम्प ने भी अपने समर्थनों को जितना भी 1600 पे केस चल रहा था उस सबको क्षमा कर दिया। दूसरा, इन्होंने सबसे बड़ा फैसला लिया, जो वहां के यूएस में टिकटॉक बैन हो चुका था, जिसे बाइडेन ने बैन कर दिया था, वहां के कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया था टिकटॉक बैन करने के लिए। उस फैसला को भी ट्रम्प ने डिले कर दिया और टिकटॉक को अभी चालू ही रखा है। लगभग इन्होंने 25 डेज का भी टिकटॉक को और मतलब समय बढ़ा दिया चलने के लिए, जिसमें ट्रम्प अपने बिजनेस माइंड इसमें लगा रहे हैं। इस टिकटॉक का 120 मिलियन यूजर्स हैं अभी तक ले यूएसए में। अपने शपथ ग्रहण से जस्ट पहले ही ट्रम्प ने शी जिनपिंग से बात की थी, ये न्यूज भी आया था, आप लोग देख ही सकते हैं। तो उसमें हमको लगता है यही बात हुआ होगा कि हम टिकटॉक को जो बैन लगाया यूएस गवर्नमेंट ने और यूएस के कोर्ट ने, हम उसको डिले कर देते हैं, उसको लगभग 25 डे का और मोहलत देते हैं। ट्रम्प का कहना है कि जो मतलब आप पूरा दुनिया में टिकटॉक का यूजर लगभग 1 बिलियन है, तो वो बोले कि इसका 120 मिलियन केवल यूएसए में है और यूएस में टिकटॉक बहुत यूज होता है। खुद डोनाल्ड ट्रम्प ने भी बोला कि हम खुद यूज करते हैं टिकटॉक को। तो उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि देखिए, जो 120 मिलियन यूजर्स हैं जो भी यूएसए का, उसका जो मालिकाना हक है ना, उसमें आप अमेरिका को दे और अमेरिका के कौन लेंगे? कोई अमेरिका के बिजनेसमैन, या तो इलॉन मस्क लेंगे, कोई बिजनेसमैन आकर ले लेगा, जिससे ये होता है कि देखिए अमेरिका में क्या चलेगा। अब देखिए, ट्विटर भी उनका, फेसबुक भी उनका, यूट्यूब भी उनका। अगर टिकटॉक पे भी अमेरिका का खुद ही कंट्रोल हो जाए तो अमेरिका अपने हिसाब से जो चाहे वो न्यूज को हाईलाइट कर सकता है, माने उसको उतना ज्यादा ट्रेनिंग दे सकता है। ये मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वहां पे वो लगभग वो चाहते हैं कि जो भी 120 मिलियन यूजर है ना टिकटॉक का, उसका भी कंट्रोल अब मेरे हाथ में आ जाए। जैसे ये फिर हम आपको बता दें कि ये जो बात हो रही है टिकटॉक को लेने का है, पूरा होल टिकटॉक को खरीदने का ट्रम्प बात नहीं कर रहे हैं। केवल 120 मिलियन यूजर्स, जो भी अमेरिका के यूजर्स हैं, लगभग 120 मिलियन यूजर्स है, उसको लेने की बात कर रहे हैं। देखिए अब इस पे क्या आगे होता है, देखा जाएगा इसके बारे में। इन्होंने तीसरा सबसे बड़ा काम टैरिफ को लेकर का है। टैरिफ पे अभी तो कोई मतलब ऑर्डर साइन नहीं की है। जैसे इनको कोई रिपोर्टर ने पूछा कि आप टैरिफ पर क्या अभी सोचते हैं, इन्होंने 1 फेब तक कनाडा को समय दिया है कि हम आप पे टैरिफ क्यों नहीं लगाए, इसके बारे में हमको बताएं, या आप कोई बीच वाला रास्ता दे जिससे हम आप पे 25% टैरिफ नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे कनाडा से जो मतलब उधर से जो उनका जस्टिन ट्रूडो का बयान है, ये हमको नहीं लगता है कि ये दिल को होने देंगे, क्योंकि इनका जो जियोपॉलिटिक्स का जो थी है, इन्होंने अनाप शनाप बयान कर दे। इन्होंने ट्रम्प को आर्गुमेंट करने लगे कि अगर आप टैरिफ हम पे लगाएंगे तो हम भी आपको स्टील जो देते थे, कोयल जो देते थे, वो हम भी नहीं देंगे, जिससे आप मेक जो बोलते हैं हमेशा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उन्हें वो करने में आपको बहुत मतलब कठिनाइयां होगी। देखिए ट्रम्प को आर्गुमेंट देना ये अच्छी बात नहीं है। आपको याद होगा कि उन्होंने जब इमरान खान अमेरिका गए थे तो उस समय ट्रम्प ने बोल दिए कि हाँ हम मतलब कश्मीर को लेकर मध्यस्थता करेंगे, जिसके बाद इंडिया ने ऑफिशियली, और चाहे मोदी जी जाके ट्विटर पर कुछ नहीं बोले, बस एक मीटिंग में उन्होंने बोला था कि आप इसको आप लेकर मत कुछ बोली, क्योंकि हम इसको खुद देख लेंगे। अब देखना होगा कि 1 फरवरी के बाद क्या होता है, क्या ट्रम्प सच में उस पर 25% का टैरिफ लगाते हैं, ये अब उसके बाद ही पता चल सकता है। दूसरा बात, हम टैरिफ को लेकर चाइना और इंडिया पर क्या, देखिए चाइना, इंडिया और रसिया मिलकर डीडॉलराइजेशन पर काम कर रहे हैं, पर इस पे जब ऑफिशियली एक बार पूछा गया एस जयशंकर के इंटरव्यू से कि डीडॉलराइजेशन पर आपका क्या विचार है, Where the BRICS remark was concerned, I think, I'm not exactly sure what was the trigger for it.
But we've always said that, look, India has never been for de-dollarization. Right now, there is no proposal to have a BRICS currency. So I'm not quite sure what is the basis for. Yeah. He said if you stop pegging it to the dollar, but there wasn't a threat to do that, was it? Well, the BRICS do discuss financial transactions, but certainly where India, BRICS doesn't, each country doesn't have an identical position on this. But where India is concerned, certainly, look, the United States is our largest trade partner. And we have no interest in weakening the dollar at all. उस समय उन्होंने बोला था कि नहीं, मेरा कोई इसमें विचार नहीं है कि डी डॉलराइजेशन करना, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इंडिया तो अभी डी डॉलराइजेशन में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन चाइना और रशिया इस पे बहुत ज्यादा डी डॉलराइजेशन पर फोकस करेंगे। तो उस समय देख, आपको याद होगा कि ट्रंप ने धमकी दे दिया था कि हम ब्रिक्स कंट्री पर 100% का टैरिफ लगा देंगे। देखिए, मेरे विचार से ब्रिक्स कंट्री पर अभी 100% टैरिफ लगाना खुद जो बोलते हैं ना, स्वयं के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लेना है। क्योंकि अब के दिन में ब्रिक्स बहुत बड़ा है, लगभग 14 से 15 कंट्री ब्रिक्स के मेंबर है, जिसमें इंडिया, रशिया, चाइना। अगर उन्होंने इंडिया पे भी 100% टैरिफ लगा देंगे, चाइना पे भी लगा देंगे और ब्रिक्स पे भी लगा देंगे, जिसमें रशिया भी है, ईरान भी है, ब्राजील भी है, यूएई भी है। अगर इतना सारे देशों पर अगर आप लगा देंगे 100% टैरिफ, तो खुद यूएस का ही इकोनॉमी गिर जाएगी। क्योंकि अभी जो यूएस का इकोनॉमी है ना, वो ट्रेड डिफिसिट में बहुत बड़ा है। क्योंकि यूएस एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता है। जैसे इंडिया भी यूएस को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, हम लोग कब यूएस से इंपोर्ट करते हैं, जिससे उनका खुद का ही इकोनॉमी गिर जाएगा। हाँ, अगर ऐसा हो कि उन्होंने चाइना पर 30% टैरिफ लगा दिया, रशिया पे भी 30% टैरिफ से ज्यादा लगा दिया, क्योंकि रशिया से अमेरिका को उतना बनता नहीं है। तो अगर रशिया से भी, अगर चाइना पर 30% से अबव अगर टैरिफ लगा देंगे, तो अगर इंडिया पर 10% टैरिफ लगा देंगे, तो इंडिया के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। और उस जहां पे चाइना सामान ले जाकर यूएस में बेचता था, वहां पे हम जाकर बेचेंगे, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो हमारे लंग जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो हमको बाहर से डॉलर इंडिया में आएगा, जिससे इंडिया की इकोनॉमी भी बूम करेगा और हमारा जो करेंसी का वैल्यू भी है वो स्टेबलाइज भी रहेगा। देखिए, मेरे विचार से करेंसी का वैल्यू आप देखिए, अगर रशिया और यूक्रेन के युद्ध होने से अगर देखा जाए तो फायदा हम इंडिया को लेकर तो हुआ है, लेकिन हम आपको बताते हैं, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन की वार से दुनिया में बहुत सारे देशों का करेंसी बुरी तरह से गिरा है। आपको हम बताते हैं, आरबीआई का एक भूतपूर्व गवर्नर थे, रघुराजन करके उनका नाम था। वो बेसिकली इस सरकार का लगभग वो बहुत सारे चीजों पे इन सरकार को घेरते हैं, लेकिन उन्होंने खुद बोला था कि इंडिया का जो करेंसी वैल्यू गिरा है ना, वो बहुत कम गिरा है। हम आपको एक चार्ट भी दिखाते हैं, इस चार्ट में देखिए, इंडिया का जो करेंसी वैल्यू जितना गिरना चाहिए उतना नहीं गिरा है, जिससे हमारा इकोनॉमी को बेनिफिट मिला है। क्योंकि हम क्रूड ऑयल आराम से सस्ता में मंगा रहे थे, उसको हम यूरोप में भी बेच दे रहे थे, उसको खुद का भी यूज कर ले रहे थे। अगर उसी प्रकार यहाँ पे भी इंडिया को लिए अगर टैरिफ कम लगाता है, तो उस तरह भी इंडिया को भी यहाँ पे बूम मिल सकता है इकोनॉमी को। अब देखना होगा कि क्या होता है आगे चलकर, अगर क्या उस सच में इंडिया पे भी उतना ही टैरिफ लगाते हैं ब्रिक्स को लेकर। देखिए, इन सारे विचारों पर आप क्या सोचते हैं, अपना भी राय कमेंट में रख सकते हैं। इनका चौथा बड़ा जो ऑर्डर था, वो पेरिस क्लाइमेट चेंज से बाहर निकल गया यूएसए। पेरिस क्लाइमेट चेंज का आपको याद ही होगा कि जब बाइडेन का कार्यकाल था, तो इस मीटिंग में लगभग जितना भी डेवलप कंट्री है, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले आया, ये लोग मिलकर लगभग $300 बिलियन का एक पैकेज अनाउंस किए थे, जिसमें जो भी डेवलपिंग कंट्री है, जैसे इंडिया हुआ, और जो अंडर डेवलप कंट्री है, जैसे अफ्रीका, बहुत सारे कंट्री है, इस सारे लोगों को लगभग $300 बिलियन रुपया देते, जिसका मैक्सिमम रुपया जो था ना, यूएसए ही देता है। उस $300 बिलियन में केवल ये देकर ये बोला जाता है कि आप अपने यहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन कम करें। यानी इनडायरेक्टली आपको कहा जाता है कि आप अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को उतना आगे तेजी से ना बढ़ाएं,
जी जी, इसमें इस जो फैसला था इसको उस समय आपको याद होगा कि इंडिया ने इस फैसला को मानने से इनकार कर दिया था कि नहीं तो $300 बिलियन इतना सारे देशों को देना है। उसमें इंडिया को मैक्सिमम कितना मिल जाता, 15 से $20 बिलियन, मान लीजिए इतना मिलता। $20 बिलियन के लिए हम अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पीछे तो नहीं ना खींच लेंगे। तो इसलिए इंडिया भी उस समय इसको मानने से इनकार कर गया था। फिर भी उसके बाद ट्रंप ने खुद आकर ही अब इसको भी कैंसिल कर दिया, कहा कि क्लाइमेट चेंज जो भी होता है होने दो, हमको उससे कुछ नहीं मतलब, अमेरिका एक भी रुपया आपको नहीं देगा। ये इनका ये अभी का ऑर्डर है। पांचवा जो सबसे बड़ा इन्होंने ऑर्डर साइन किया उसमें WHO से अमेरिका को बाहर निकल गया। आपको याद होगा कि जब कोरोना आया था तो WHO मतलब एक रियल समय पर दुनिया को नहीं बताई कि कोरोना एक मतलब वर्ल्ड लेवल का पैंडेमिक होएगा। उस समय WHO पर बहुत ज्यादा नाराज हुए थे डोनाल्ड ट्रंप। तो इस बार आते ही इन्होंने WHO से ही अमेरिका को बाहर निकल गए। ये भी एक मानिए तो अमेरिका जैसा बड़ा इकोनॉमी और WHO से बाहर निकल जाए बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगा WHO पे। अब देखना होगा कि WHO भी अब किस तरह काम करती है, क्या उतना सारा फंडिंग चाइना देगा, इंडिया देगा कि कौन देगा, क्योंकि WHO का सबसे ज्यादा बड़ा जो फंडिंग करने वाला था स्वयं अमेरिका ही था। तो अमेरिका भी खुद को बाहर निकाल दिया। अब देखना होगा कि इस पे क्या होता है। ट्रंप सबसे बड़ा एक और काम कर दिए हैं इस बार। ये देखिए इमिग्रेशन को लेकर जो इलीगल इमिग्रेशन है, हम देखिए इसमें ट्रंप को बहुत अच्छा कहेंगे, क्योंकि बीजेपी भी बहुत बार बोलती है कि जो इलीगल इमिग्रेशन है इंडिया में हम उसको रोक देंगे, यहाँ से बाहर निकाल देंगे, ये कर देंगे। लेकिन इंडिया का डेमोक्रेसी आप देखिए कितना मतलब दिक्कत होता है गवर्नमेंट को भी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। जैसे ये रोहिंग्या मुस्लिम जो अभी बांग्लादेश से आकर बंगाल में वो लोग जैसे झारखंड वगैरह में रह रहा है, इस पे भी बीजेपी बोलती है कि हम इसको मतलब निकालेंगे। तो देखिए लेकिन ये करना बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत सारा पॉलिटिक्स है, सबको भाई वोट लेना है, जीतना है ना। लेकिन ट्रंप ने बोला था कि हम इलीगल इमिग्रेशन रोक देंगे। इलीगल इमिग्रेशन रोकने के लिए उन्होंने डायरेक्ट इमरजेंसी अलाउ कर दिया। जो इलीगल इमिग्रेशन होता है वो लोग मैक्सिमम मैक्सिको वाला बॉर्डर लाइन पे होता है। अभी अमेरिका में मैक्सिको के तरफ जो भी अमेरिका का बॉर्डर लगता है उधर इमरजेंसी लगा दिया है। इमरजेंसी लगाने के कारण वहां के बॉर्डर उधर सील कर दिया है, मिलिट्री लगा दिया है, इलीगल इमिग्रेशन पर उन्होंने रोक दिया। देखिए अमेरिका में सिटीजनशिप कैसा मिलता है, पहले इसका 3 वे। सबसे पहला था कि ग्रीन कार्ड या मॉम के पास हो या डैड के पास हो, किसी एक के पास हो तो उसको आराम से सिटीजनशिप अमेरिका में मिल जाता था। दूसरा तरीका था मॉम के पास मान लीजिए H1 वीजा हो और जो डैड हो उसके पास ग्रीन कार्ड हो तो उसको आराम से पहले मिल जाता था अमेरिका में सिटीजनशिप। ये दूसरा कारण है अमेरिका में सिटीजनशिप मिलने का। तीसरा कारण पहले था कि बोथ पेरेंट्स के पास H1 वीजा है तो फिर भी उसको मिल जाएगा सिटीजनशिप अमेरिका का। अब आप पूछिएगा कि H1 वीजा क्या है। H1 वीजा देखिए अमेरिका में अगर आपको काम करना होगा तो अमेरिका आपको प्रोवाइड करती है कि H1 वीजा, उसके बाद आप काम करने के लिए आपको आराम से H1 वीजा मिल जाता था, मिल जाएगा। उसके बाद आप वहां पे रहकर काम कर सकते हैं। पर इसका बहुत लोग गलत यूज करते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते थे कि आराम से मैक्सिको के बॉर्डर पार करके और अमेरिका में जाते थे और 6-7 महीना काम करते थे। वहां पे भी अपना एक कोई बच्चा को जन्म दे देते थे। जब जन्म दे देते थे आई लोग के पास H1 वीजा तो हो ही जाता था, तो आराम से वो अमेरिकन सिटीजनशिप हो जाता है, जिससे अमेरिका में 50 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स है अभी के डेट में अमेरिका में, और इससे ज्यादा हो सकते हैं। अभी हाल ही के एक न्यूज में आ रहा था कि इंडिया का लगभग जो 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स है ये इंडिया का है, जिसे वो डिपोर्ट करना चाहते हैं, इंडिया भेजना चाहते हैं। देखिए अभी जो न्यूज में आया था कि इंडिया स्वीकार भी कर लिया है कि हम 18,000 को हम वापस ले लेंगे। इंडिया का अगर वो नागरिक है तो अमेरिकन गवर्नमेंट उसको साबित करेगी, ऐसे नहीं कि उठाकर भेज देगी या इंडिया रख लेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले अमेरिकन गवर्नमेंट को साबित करना होगा कि ये 18,000 जो लोग है ना इस सच में आपके यहाँ से हैं। कोई डॉक्यूमेंट दिखाएगी, कुछ दिखाएगी, जिसे आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब वगैरह दिखा सकते हैं कि भाई ये आपके यहाँ के नागरिक है, ये इलीगली तौर पे अमेरिका में रह रहे हैं, तो इसको आपको लेना होगा। लेकिन जो ट्रंप है ना, ये जो तीसरा कंडीशन है, बोथ के पास H1 वीजा है, उसको मिल जाएगा आराम से अमेरिकन सिटीजनशिप, इसको इन्होंने खत्म कर दिया। कहा कि दोनों के पास H1 वीजा हो, अगर उनका बच्चा भी अमेरिका में पैदा होगा तो बाई बर्थ से उनको अब सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। अब देखना होगा कि क्या होता है अमेरिका को इंडिया को लेकर टेरिफ पे बात
और ये इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। क्या इंडिया सच में स्वीकार करता है इन 18,000 लोगों को? अब देखना होगा क्या होता है, इस पे भी हम लोग देखेंगे। आपको याद ही होगा कि जो ट्रंप पनामा कैनाल पे बोलते थे कि हम इसको भी कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हाल ही में देखिए रसिया ने वार्न कर दिया, लगभग धमकी ही दे दिया ट्रंप को कि को आप पनामा कैनाल पर कुछ नहीं करने के लिए, लेकिन ट्रंप उसको लेना चाहते हैं पनामा कैनाल को। बेसिकली देखा जाए तो पनामा कैनाल को बनाने वाला खुद अमेरिका ही था। पहले जो अमेरिका का व्यापार होता था वो पूरा नॉर्थ अमेरिका को घूम कर आता था। कोई भी नॉर्थ अमेरिका को पूरा घूम कर आएगा नीचे से, उसके बाद वो जाता था फिर अमेरिका में पहुंचने के लिए। लेकिन पनामा कैनाल अमेरिका बनाकर पूरा नॉर्थ अमेरिका नहीं घूमकर पनामा देश की ही तरफ से निकलकर और अपना कोई भी व्यापार करने में उसको इजी होता है। बाद में वहां के राष्ट्रपति आए और उसको पनामा देश को दे दिया, बोले कि अगर इससे मेरा भी अगर शिप जाएगा उस पर आप जो भी किराया लगाते हैं वो हम लोग दे कर जाएंगे। लेकिन ट्रंप आते ही बोले कि नहीं भाई, बनाए तो हम लोग हैं और फिर हम पनामा देश को जो दे दिया हम उसको वापस कंट्रोल में लेंगे और जो भी अमेरिकन शिप जाएगी उसको हम 1 भी रुपया उसका हम पनामा देश को नहीं देंगे। देखिए अब हम थोड़ा फोकस करते हैं कि इंडिया का रिलेशनशिप विद अमेरिका अब कैसा रहेगा। मेरा जो अनुभव बोलता है, अनुभव तो नहीं बोलेंगे, बहुत कम उम्र है, अंदर से विचार में जो आ रहा है कि क्या हो सकता है अगले 4 साल में। देखिए तो इंडिया सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि ये मत समझिए कि ट्रंप आए हैं तो पूरा इंडिया को ही प्रॉफिट कराने में लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। वो सबसे पहले अपना देश को ही अच्छा बनाने के लिए करेगा, क्योंकि उसका मोटो ही है अमेरिका फर्स्ट। तो कोई भी देश जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट शत्रु नहीं होता है, कोई किसी का परमानेंट मित्र नहीं होता है। सब कोई अपना इंटरेस्ट देखता है। इंडिया भी अपना इंटरेस्ट देखता है, अमेरिका भी अपना इंटरेस्ट देखता है, रसिया भी अपना इंटरेस्ट देखता है। हाँ, लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि जो पिछले कार्यकाल भी इंडिया के लिए अच्छा रहा, जैसे बाइडन ने एक शुरुआत कर दी है एक अच्छा, क्योंकि उन्होंने जाते जाते जो इंडिया पर सैंक्शन लगाया गया था, जब जिसमें हम लोग पोखरण में परीक्षण किए थे एटम बम के लिए, उसके बाद वहां पे अमेरिका ने सैंक्शन लगाया था कि अमेरिका कोई भी क्लियर लेवल का टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ नहीं शेयर करेगा। जिस सैंक्शन को अमेरिका ने बाइडन के अपने जाते जाते कार्यकाल में खत्म कर दिया। तो बाइडन तो एक शुरुआत कर दिए हैं, लेकिन अब देखना ट्रंप हम इंडिया के लिए अच्छे हैं, लेकिन उनका अमेरिका फर्स्ट ही नीति रहेगा। ट्रंप इंडिया को समर्थन करेंगे बहुत सारे मामले में, जिससे ट्रंप का बेसिकली फोकस चाइना को लेकर होगा। लेकिन अब देखना होगा कि क्या होता है, क्या होगा आगे के आप एथी में देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और जो हम समझाना चाहते हैं टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया हो और अगर आपका कोई राय भी हो तो कमेंट कर दे, और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। नमस्कार, जय हिंद।